स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। लिमिट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सीमाएं। तो यहाँ पे टाइटल बोल रहा है कि अमेरिका की पावर की भी कुछ लिमिट्स हैं, उसकी भी सीमाएं हैं। ऑन द यूएस ईरान अग्रीमेंट, यूएस और ईरान के बीच में अग्रीमेंट यानी समझौता, उसके ऊपर ऑन मैटर दिखाने की प्रेपोजिशन होती है। कोई मैटर या टॉपिक दिखाना होता है जिस पर डिस्कशन हो रहा है, तो वो दिखाने के लिए आप ऑन का यूज करते हो। तो ऑन द यूएस ईरान अग्रीमेंट, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है। इजराइल एंड द यूएस, इजराइल और यूएस ने लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? देयर वॉर को लॉन्च किया, युद्ध शुरू कर दिया। किस पर? ऑन ने बताया, ईरान पर। और कब किया? ऑन February 28, 28 फरवरी को किया। क्यों किया? वजह क्या थी करने की? टू ब्रिंग अबाउट, लाने के लिए। किसी चीज को ब्रिंग अबाउट करने का मतलब उसको लेके आना होता है, किसी चीज को कॉज करना होता है। तो वो क्या करना चाहते थे? रजीम चेंज इन तेहरान, तेहरान में रजीम चेंज करना चाहते थे, यानी सत्ता, जो वहां की सत्ता है उस सत्ता का परिवर्तन करना चाहते थे। रजीम उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप ऑफिशियल्स जो है, तो वहां का जो सिस्टम है ना, पूरा गवर्नमेंट का जो रजीम है, जो सत्ता है, उसको चेंज करना था। ये चेंज करने के लिए डिस्ट्रॉय इट्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज, डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। क्या नष्ट करने के लिए? उसकी न्यूक्लियर, परमाणु और मिसाइल की क्षमताओं को, कि वो न्यूक्लियर यूज ना कर सके, मिसाइल यूज ना कर सके। ये जो कैपेबिलिटीज है उनकी, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एंड करने के लिए, खात्मा करने के लिए, अंत करने के लिए। इट्स सपोर्ट, उसकी जो सपोर्ट है, यानी ईरान जो सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट किसके लिए है? फॉर प्रेपोजिशन बताएगी। फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स, ये नॉन स्टेट एक्टर्स किसको बोला जा रहा है? मिलिटेंट ग्रुप्स को बोला जा रहा है, रिबेल ग्रुप्स को बोला जा रहा है। नॉन स्टेट कहने से मतलब है कि ये अपने आप में गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं होते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स। कौन है ये नॉन स्टेट एक्टर्स? हमास, हिजबुल्लाह एंड हुथीज। तो ये सब मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मतलब उग्रवादी गुट हैं ये सारे। और ऐसे जो भी समूह होते हैं ना, जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जैसे एनजीओज, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, रिबेल ग्रुप्स, ठीक है, या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, तो ऐसों को बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। तो इनकी जो सपोर्ट है ना, हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए और हुतीज के लिए, इस सपोर्ट को खत्म करना भी उनका एक गोल था। तो आपको यहाँ पे मीनिंग समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो ग्रामेटिकली पासिंग करते हैं कि सेंटेंस में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे इजराइल और यूएस सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पर है लॉन्च्ड, उन्होंने लॉन्च किया। लॉन्च किसको किया? लॉन्च का ऑब्जेक्ट है वॉर, और वॉर लॉन्च किस पर किया? ये ऑन ने बताया, ईरान के ऊपर किया। और कब किया? ये इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया, February 28 को किया, ठीक है। और क्यों किया? पर्पस बताने के लिए आपने यहाँ पे यूज किया है इन्फिनेटिव, टू ब्रिंग अबाउट। और ब्रिंग अबाउट क्या करना है? ब्रिंग अबाउट का ऑब्जेक्ट है रजीम चेंज, रजीम चेंज को ब्रिंग अबाउट करना है। और ये चेंज कहाँ पे करना है, कहाँ पे लाना है चेंज? इन प्रेपोजिशन ने बताया तेहरान में लाना है। तो अब देखो इन्होंने जो ये किया ना, इनके करने के गोल अलग अलग थे, जो कि इन्फिनेटिव ने जोड़े हुए हैं। तो ये कौन कौन से हैं? देखो, ब्रिंग अबाउट करना, डिस्ट्रॉय करना और एंड करना। ये तीन चीज करनी थी इनको। तो एक तो रिजीम चेंज को ब्रिंग अबाउट करना था, वो भी तेहरान में। डिस्ट्रॉय करना था किसको? उसके न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना था। यहाँ पे इट्स देखो पॉजेसिव डिटर्मिनर है ईरान का, यानी ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल। यहाँ पे न्यूक्लियर और मिसाइल नाउन मॉडिफायर्स हो गए कैपेबिलिटीज के लिए। किस प्रकार की कैपेबिलिटीज? न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज। और क्या करना था उनको? एंड करना था। अब देखो, क्योंकि ये तीसरा है ना, जब आपके पास एक लिस्ट होती है बड़ी, बहुत सारे आइटम्स की, तो लास्ट आइटम से पहले एंड को आप यूज करते हो। यहाँ पे देखो 3 आइटम है इसमें, ब्रिंग अबाउट करना है रजीम चेंज को, डिस्ट्रॉय करना है
कैपेबिलिटीज को, एंड करना है सपोर्ट को। तो लास्ट वाला काम एंड है, तो उसके पहले एंड आ गया कंजंक्शन। एंड किसको करना है? सपोर्ट को एंड करना है। किसकी सपोर्ट? इट्स, यानी फिर से पॉजेसिव डिटर्मिनर है ईरान का, कि ईरान की जो सपोर्ट चल रही है किसके लिए सपोर्ट चल रही है? फॉर प्रेपोजिशन बता रही है, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए चल रही है। यहाँ पे देखो नॉन स्टेट एक कंपाउंड मॉडिफायर है एक्टर्स के लिए। किस प्रकार के एक्टर्स? नॉन स्टेट एक्टर्स। और एक कौन है? इसको सचेज ने बताया, हमास, हिजबुल्लाह एंड हुतीज। मोर देन 100 डेज लेटर, 100 दिन से भी ज्यादा दिन के बाद, ऑन जून 15 जून को द यूएस रीच्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईरान। क्या हुआ? यूएस ने रीच किया एक एमओयू को ईरान के साथ। एमओयू क्या होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज क्या करती हैं, बताती हैं कि हमारे क्या इंटेंशंस हैं और हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं। दोनों अग्री करते हैं कि आप ये कर लेना, हम ये कर लेंगे। वो आपस में एक मेमोरेंडम, एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये उन्होंने किया यूएस और ईरान ने। क्या करने के लिए? पर्पस दिखाने के लिए। फिर से प्रेपोजिशन आ गई, नहीं इन्फिनेटिव आ गया, टू एंड, एंड करने के लिए। क्या एंड करना है? फाइटिंग को। अगला काम क्या करना है? लिफ्ट करना है, हटाना है द ब्लॉकेड्स को, ब्लॉकेड्स को हटाना है। ब्लॉकेड कहते हैं नाकाबंदी को, जब आपने क्लोज कर दिया है चीजों को, उसको कहते हैं ब्लॉकेड। बंद कर रखे हैं रास्ते, कहाँ पे? इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, समुद्री रास्ता, वाटरवे है जहाँ से बहुत सारा ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अब तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत बार इसका डिस्कशन हो चुका है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है। एंड द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेड्स लगाए हुए हैं, बंदगी लगाई हुई है, बंद की हुई हैं चीज़ें। देखो डैश आगे फर्दर बता रहा है कि ये ब्लॉकेड्स क्या है? ये डिसरप्शंस है, ये व्यवधान है, ये बीच में डाली गई मुसीबतें हैं, बीच में डाली गई रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो पहले मौजूद नहीं थी। कब? बिफोर द वॉर, वॉर से पहले मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो लिफ्ट करना है। अब देखो आगे कंटिन्यू हो रहा है। इन्होंने ये एमओयू को साइन किया, क्यों किया था? इसके भी अलग अलग काम है, पर्पस है करने के। एक तो एंड करना था, इनको लिफ्ट करना था। अगला काम क्या करना है? ये एंड जोड़ रहा है, देखो अगला काम क्या करना है? पेव करना था इनको, वे को पेव करना था। पेव करने का लिटरली ऐसा मतलब होता है कि आप किसी सड़क को पक्की कर रहे हो, रास्ता पक्का कर रहे हो, उसमें हार्ड मटेरियल लगा रहे हो, एसफाल्ट या कोई और मटेरियल, स्टोन्स वगैरह। तो यहाँ पे पेव द वे कहने का मतलब होता है रास्ता साफ करना, इस चीज को सुगम बनाना, फैसिलिटेट करना, क्लियर करना रास्ते को। किस चीज का रास्ता साफ करना इनका गोल था? फॉर मोर सब्सटेंटिव टॉक्स, कि और भी ज्यादा सब्सटेंटिव टॉक्स हो सके। अब सब्सटेंटिव का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, कोई भी ऐसी चीज जो मीनिंगफुल है, सिग्निफिकेंट है, उसे कहते हैं सब्सटेंटिव। जैसे आई हैव मेड सब्सटेंटिव चेंजेस, मतलब मैंने ऐसे बदलाव किए हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनका बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। वी नीड अ सब्सटेंटिव डिस्कशन, हमें ऐसा डिस्कशन चाहिए जो सब्सटेंटिव हो, यानी जिसका बहुत असर पड़े, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा, वो बहुत मीनिंगफुल होगा। तो ऐसी चीज को ना सब्सटेंटिव बोलते हैं। सब्सटेंटिव, कोई चेंज सब्सटेंटिव है, कोई एविडेंस सब्सटेंटिव है, किसी का कंट्रीब्यूशन सब्सटेंटिव है। तो हमें सब्सटेंटिव टॉक्स चाहिए, ऐसी बातें चाहिए, ऐसी बातचीत करनी है जिसका कुछ रिजल्ट निकले, कुछ बड़ा इफेक्ट हो। ऑन द न्यूक्लियर क्वेश्चन, वो भी किसके ऊपर करनी है बात? जो परमाणु से रिलेटेड सवाल है उसके ऊपर करनी है, न्यूक्लियर ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर करनी है। वाइल, जबकि इजराइल फ्रस्ट्रेटेड एंड आइसोलेटेड, देखो इजराइल को कैसे यहाँ पे मॉडिफाई किया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल्स ने। पहले आपने बोला इजराइल, उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड एंड आइसोलेटेड, और फिर आई है इजराइल की वर्ब। इजराइल है, इजराइल इज वॉचिंग, इजराइल देख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब है, इजराइल देख रहा है। फ्रॉम द साइडलाइंस, फ्रॉम द साइडलाइंस का मतलब होता है कि बिना आप मेन एक्टिविटी में पार्ट लिए दूर से ही बैठे बैठे कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो बस दूर बैठकर देख रहा है। तो यहाँ पे देखो ईरान के लिए दो एडजेक्टिव्स आए जो कि पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। इजराइल के लिए, इजराइल कैसा है? फ्रस्ट्रेटेड है और आइसोलेटेड है, यानी एक तो वो बहुत ज़्यादा निराश है, दुखी है,
और आइसोलेटेड है यानी बिल्कुल अलग थलग है। बिल्कुल आइसोलेटेड होना मतलब दूसरों से अलग होना। तो वो देख रहा है फ्रॉम द साइड लाइन्स इजराइल जब ये सब हो रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है यूएस, वर्ब है रीच, रीच का ऑब्जेक्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। विद ने बताया किसके साथ, ईरान के साथ। और इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्फिनिटिव ने बताया। यहाँ पे पहला इन्फिनिटिव है एंड, एंड किसको करना है, एंड का ऑब्जेक्ट फाइटिंग। दूसरा इन्होंने क्या करना है, लिफ्ट करना है, लिफ्ट का ऑब्जेक्ट है ब्लॉकेड्स, ब्लॉकेड्स कहाँ पे है, इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द गल्फ ऑफ ओमान। और ये क्या है, डैश ने बताया कि ये डिस्ट्रप्शंस है। कौन से डिस्ट्रप्शंस है, डिस्ट्रप्शंस को से ये बताने के लिए यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज आ गया, ये दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द वॉर। ये ऐसे व्यवधान है, ऐसी कठिनाइयां हैं, रुकावटें हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पे एग्जिस्ट मेन वर्ब है और बिफोर प्रेपोजिशन है, बिफोर का ऑब्जेक्ट वॉर। वॉर से पहले ये डिस्ट्रप्शंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। और क्या करना था, इनको पेव करना था। ये पेव भी ना इसी टू के साथ जुड़ा हुआ है, पेव करना था। क्या करना था, पेव, वे को पेव करना था। वे किसके लिए, फॉर प्रेपोजिशन ने बताया, टॉक्स के लिए। टॉक्स कैसी है, सब्सटेंटिव, एडजेक्टिव हो गया टॉक्स के लिए। टॉक्स है किस चीज पर, ऑन ने बताया, न्यूक्लियर क्वेश्चन के ऊपर है। न्यूक्लियर यहाँ पे नाउन मॉडिफायर बन गया क्वेश्चन के लिए। वाइल कंजंक्शन है, सब्जेक्ट आ गया इजराइल। इजराइल कैसा है, पास्ट पार्टिसिपल आ गए साथ के साथ, फ्रस्ट्रेटेड है और आइसोलेटेड है। फिर इजराइल का मेन वर्ब इज, नहीं मेन वर्ब नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो मेन वर्ब तो वॉचिंग है, इज है ऑक्सिलरी वर्ब। और फ्रॉम द साइड लाइन्स एक वेल रिकग्नाइज्ड फ्रेज है जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व ना होकर कुछ कर रहे होते हो, देख रहे होते हो। दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप pushed ahead despite Israeli objection underscores how dramatically the region's strategic landscape has shifted. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पुश अहेड किया, मतलब वो आगे बढ़े, वो भी किसके बावजूद, डिस्पाइट इजरायली ऑब्जेक्शन। इजराइल ने ऑब्जेक्ट किया था, उन्होंने आपत्ति जताई थी, उनके ऑब्जेक्शन के बावजूद वो आगे बढ़े। अंडरस्कोर्स, ये बात अंडरस्कोर करती है, मतलब ये बात इस चीज पर प्रकाश डालती है या इस चीज को रेखांकित करती है, अंडरलाइन करती है। अंडरस्कोर करना किसी चीज को मतलब उस पर प्रकाश डालना, उसको साफ साफ दिखाना। इससे क्या साफ पता चलता है, हाउ ड्रामेटिकली, कि कितने नाटकीय रूप से द रीजन स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप हैज शिफ्टेड। रीजन का मतलब इस क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप जो है वो शिफ्ट हो चुका है, नाटकीय रूप से बदल चुका है। इस रीजन में किस तरह का पॉलिटिकल कंट्रोल है, कैसे पावर काम कर रही है, वो कुछ बदल गया है। अब अमेरिका ने यूज करी अपने मिलिट्री फोर्स का यूज करते हुए ईरान में रिजीम चेंज को करने की, लेकिन अमेरिका की इनेबिलिटी ने यह दिखाया कि नहीं, अमेरिका की पावर की भी लिमिट्स हैं, ठीक है। और ईरान ने दिखाया कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने कंट्रोल में लेके, ठीक है, ग्लोबल ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन को ही ब्लॉक कर दिया और यूएस के अटैक्स को भी सर्वाइव किया। और इजराइल हो गई है अब साइडलाइंड। यूएस और इजराइल सारे फैसले एक साथ करते थे, लेकिन यहाँ पे लैंडस्केप शिफ्ट होने का मतलब है कि अब देखो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप ही डील को साइन कर लिया, जबकि ईरान ने कुछ ऑब्जेक्शंस यहाँ पर शो करे थे। और इस पूरे सेंटेंस में आप मुझे सब्जेक्ट ढूंढ कर बताओ। इसमें सब्जेक्ट है ये पूरा, ये बात कि मिस्टर ट्रंप आगे बढ़े इजराइल ऑब्जेक्शन के बावजूद, ये पूरी बात अंडरस्कोर करती है, तो ये है वर्ब यहाँ पे। और सब्जेक्ट ये पूरा है, दैट से लेके ऑब्जेक्शन तक। डिस्पाइट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, डिस्पाइट का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन। इजरायली नॉन मॉडिफायर ऑब्जेक्शन के लिए। क्या अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर का ऑब्जेक्ट अपने आप में खुद एक क्लॉज है कि हाउ से लेके शिफ्ट तक, कि कैसे। और ड्रामेटिकली यहाँ पे एडवर्ब है, किसके लिए, शिफ्टेड के लिए, कि शिफ्ट हो गए हैं ड्रामेटिकली, वो भी कितना ज्यादा हो गए हैं, हाउ बता रहा है। और इस क्लॉज में सब्जेक्ट है द रीजन स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप, मेन वर्ब है हैज शिफ्टेड, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है। अगला सेंटेंस ही देखो पास्ट पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, लेफ्ट विद फ्यू वायबल मिलिट्री ऑप्शंस। यानी लेफ्ट मतलब यानी अब ये बचा हुआ है सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस के साथ, कुछ ही ऐसे ऑप्शंस हैं जो वायबल है। अब वायबल कहने से क्या मतलब होता है, कोई ऐसी चीज जो काम करेगी, जो प्रैक्टिकल है, फिजिबल है, उसको वायबल कहते हैं। कोई सोल्यूशन वायबल हो सकता है, कोई स्ट्रेटेजी वायबल हो सकती है, ठीक है, कोई ऑप्शन वायबल हो सकता है। तो उनके पास कुछ ही मिलिट्री ऑप्शंस बचे हुए हैं, क्या करने के, टू मेक ईरान सबमिट टू अमेरिकाज मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स। ईरान को करवाना है, मेक देखो पॉजिटिव वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ है कि ईरान से करवाना है सबमिट।
सबमिट कराने का मतलब क्या है, ईरान को अपने आगे झुकाना है कि ये करवाना है कि ईरान सबमिट कर ले, वो भी अमेरिका के मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स के आगे। मिनिमलिस्ट आपने सुना होगा, कोई इंसान मिनिमलिस्ट है मतलब कम से कम चीज़ों में गुजारा करता है। मिनिमलिस्ट डेकोरेशन, कम से कम डेकोरेशन। यहाँ पे मैक्सिमलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा उसको चीज़ें चाहिए। मैक्सिमलिस्ट अबंडेंस में चाहिए। मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड, ठीक है। मिनिमलिस्ट होता है सिंप्लिसिटी को प्रेफर करता है, और फिर होता है मैक्सिमलिस्ट। तो यहाँ पे ये डिमांड्स कैसी हैं, मैक्सिमलिस्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिमांड्स है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इनके डिमांड्स हैं। तो इनके आगे ईरान को सबमिट करवाना और टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से ओपन करवाना, ठीक है। मिस्टर ट्रम्प अल्टीमेटली टर्न टू अ फेज्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच। मिस्टर ट्रम्प ने टर्न किया। आप किसी चीज़ की ओर टर्न करते हो मतलब उस चीज़ का सहारा लेते हो, तो उन्होंने क्या सहारा लिया, उन्होंने एक फेज्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच, मतलब कि एक कूटनीतिक दृष्टिकोण का उन्होंने सहारा लिया है। फेज्ड मतलब क्या होता है, अलग अलग फेजेस में वो किसी चीज़ को आप अगर करो, किसी चीज़ को अगर आप फेजेस में करो, अलग अलग स्टेप्स में करो, तो उसको फेज्ड कहेंगे। फेज्ड, जैसे इस पॉलिसी का फेज्ड रोल आउट हुआ, मतलब धीरे धीरे रोल आउट किया गया इस पॉलिसी को, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया गया एक फेज्ड अप्रोच में, तो रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे से लिफ्ट किया गया, अलग अलग स्टेप्स थे उसके अंदर, और वो भी डिप्लोमेटिक अप्रोच, मतलब कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए उस वाली अप्रोच, उस तरीके का इस्तेमाल किया है। डिप्लोमेटिक मतलब लोगों को कोई अफेंड ना हो और बड़ी होशियारी से, समझदारी से बातचीत के जरिए आप कुछ करते हो, तो उन्होंने फेज्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच का यूज़ किया है। और देखो कॉलन आगे बताएंगे कि इसमें क्या है, अ प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट नाउ, कि अभी तो एक प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट कर लो। प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है, अभी एक प्रारंभिक शुरू वाला अग्रीमेंट कर लो जो पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं है, प्रिलिमिनरी है। फॉलोड बाय, जो कि फॉलो हो जाएगा किसके द्वारा, नेगोशिएशंस ऑन अ फाइनल डील, और बाद में फाइनल डील के लिए नेगोशिएशंस हो ही जाएंगी, ठीक है। बाद में अंतिम समझौते पर बात होगी, अभी एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट कर लो, बाद में फाइनल डील पे नेगोशिएशन करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट पास्ट पार्टिसिपल था जो कि स्टेट बता रहा था किसकी, मिस्टर ट्रम्प की। सब्जेक्ट यहाँ पर क्योंकि मिस्टर ट्रम्प है तो उन्हीं के लिए आया है लेफ्ट, कि वो लेफ्ट थे कुछ ही ऑप्शंस के साथ। विद ने बताया कि उनके पास कुछ ही ऑप्शंस थे। क्या करने के ऑप्शन, इन्फिनिटिव ने बताया ईरान को करवाने के सबमिट, ठीक है। और किसको किस चीज़ के प्रति सबमिट कराना है, टू ने बताया अमेरिका के मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स के प्रति। या और क्या कराना है, इसी टू के बाद देखो हमने एक और इन्फिनिटिव जोड़ा कि रीओपन करवाना है। रीओपन का ऑब्जेक्ट बन गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज। फिर आया सब्जेक्ट, मिस्टर ट्रम्प ने अल्टीमेटली ने एडवर्ब बन के बताया कि आखिरकार उन्होंने टर्न किया, यहाँ पे वर्ब है टर्न, किसके प्रति टर्न किया, कहाँ पहुंच गए टर्न करके, टू ने बताया एक फेज्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच पर पहुंच गए, जो कि अपने आप में क्या है, आगे कॉलन के आगे बताया गया है, एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट, प्रिलिमिनरी एडजेक्टिव, एग्रीमेंट नाउन, नाउ एडवर्ब फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल, बाय का ऑब्जेक्ट नेगोशिएशंस, ऑन ने बताया अ फाइनल डील, ऑन का ऑब्जेक्ट। इरानियन ऑफिशियल से, अब ईरान के ऑफिशियल्स का कहना है द अरेंजमेंट वुड इंक्लूड, कि ये जो अरेंजमेंट आप कर रहे हो, डील कर रहे हो, ये व्यवस्था कर रहे हो, इसमें क्या शामिल होगा, द रिलीज मतलब छोड़ना होगा, किसी चीज़ को फ्री करना होगा, किसको, ऑफ सम फ्रोजन एसेट्स, आपने हमारे कुछ एसेट्स, ठीक है, फ्रीज करी हुई है, आपने हमारे कुछ संपत्तियों को फ्रीज किया हुआ है, इसमें ये शामिल होगा। एंड मतलब एक तो आपको हमारी कुछ फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करना होगा, और इसमें क्या शामिल होगा, रेपरेशंस फॉर तेहरान एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर रीजनल सीज फायर अग्रीमेंट। ये जो एक ब्रॉडर रीजनल सीज फायर अग्रीमेंट आप करना चाह रहे हो, एक ये जो बड़े रूप में, ब्रॉडर मतलब और भी बड़ा, रीजनल सीज फायर मतलब ये पूरा बड़ा क्षेत्रीय युद्ध विराम का जो समझौता है, इसका हिस्सा क्या होगा कि आपको हमारे कुछ फ्रीज किए हुए एसेट्स को रिलीज करना होगा, और हमें रेपरेशंस भी चाहिए। रेपरेशन क्या होता है, कॉम्पनसेशन। रिपेयर से मान लो ये वर्ड बन गया है कि कुछ भी जो डैमेज हुआ है, उनके कंट्री में जो डैमेज हुआ है, जो इंजरी हुई है, जो लॉस हुआ है,
की भरपाई करनी है, कॉम्पनसेट करना है उसके लिए, उसको बोलते हैं रेपरेशंस, वॉर के रेपरेशंस। ठीक है, आपको रेपरेशंस को पे करना पड़ेगा। जैसे विक्टिम्स मांग रहे हैं रेपरेशंस, सीख कर रहे हैं रेपरेशंस को, तो ऐसे उनको रेपरेशंस भी चाहिए, अपने एसेट्स को रिलीज भी करवाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया इरानियन ऑफिशियल्स, वर्ब है से, और अब से का जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में क्लॉज के रूप में, जिसमें सब्जेक्ट है अरेंजमेंट, और वुड यहाँ पे मॉडल है, इंक्लूड मेन वर्ब है। अब वुड क्यों आया? क्योंकि पास्ट के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो कि इरानियन ऑफिशियल्स ने कहा था कि उनको ऐसा चाहिए होगा, तो ऐसे। इसमें क्या शामिल होगा? इंक्लूड का ऑब्जेक्ट है रिलीज किसका? ऑफ ने बताया, फ्रोजन एसेट्स का। फ्रोजन देखो पास्ट पार्टिसिपल बन के एडजेक्टिव बन गया एसेट्स का। एंड, ये एंड क्या है? पहली चीज उनको रिलीज चाहिए, दूसरी चीज उनको रेपरेशंस चाहिए। रेपरेशंस किसके लिए? फॉर ने बताया तेहरान के लिए चाहिए। और ये सब किस चीज का हिस्सा है? एज पार्ट ऑफ ये जो ब्रॉडर, ये बड़ा रीजनल सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसका हिस्सा है। कोर इश्यूज, जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, और जो पश्चिमी प्रतिबंध उनके ऊपर लगे हुए हैं, वुड बी डिस्कस्ड नेक्स्ट। इनका डिस्कशन, इन पर चर्चा आगे होगी। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे ईरान की न्यूक्लियर फैक्ट्रीज और यूएस ने जो बैन वगैरह लगाए हुए हैं, इनको डिस्कस किया जाएगा आगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है कोर इश्यूज, और एंड लगा के दूसरा है वेस्टर्न सैंक्शंस, फिर मेन वर्ब आया वुड बी डिस्कस्ड, जो कि पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट एडवर्ब, द एमओयू, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, ये तो पहला ही कदम है, ऑन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट रोड। किस चीज पर पहला कदम है? अभी तो मैं बहुत लंबा रास्ता, और बहुत लंबा और बहुत कठिन रास्ता उस पर चलना है, उसका पहला कदम है ये रास्ता हमें कहाँ लेकर जा रहा है? टू पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता की ओर लेकर जा रहा है। मिस्टर ट्रम्प्स इमीडिएट चैलेंज, उनका जो इमीडिएट चैलेंज है ना, मतलब जो बिल्कुल आ गया, सर पे आ गया, बिल्कुल सर पे आई हुई चुनौती क्या है? इज टू प्रिवेंट अ फ्रेश आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज। वो क्या है? प्रिवेंट करना है, रोकना है। अ फ्रेश आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज का भी भड़क जाना, किसी चीज का भी अचानक से स्टार्ट हो जाना जो होता है ना, वो आउटब्रेक होता है। जैसे आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 हुआ था, किसी डिजीज का आउटब्रेक हो सकता है, वॉर का आउटब्रेक हो सकता है। यहाँ पे देखो हॉस्टिलिटीज का आउटब्रेक हो रहा है, मतलब शत्रुता, दुश्मनी, वो भी ताज़ा आउटब्रेक हो सकता है हॉस्टिलिटीज का। ठीक है, बिल्कुल ताज़ा शत्रुता का भड़काव हो सकता है। किसके बीच में? बिटवीन द यूएस एंड ईरान, यूएस ईरान के बीच में, या इजराइल और ईरान के बीच में ताज़ा हॉस्टिलिटीज का आउटब्रेक हो सकता है। इसको रोकना ही मिस्टर ट्रम्प का इमीडिएट चैलेंज है। ठीक है, बिल्कुल तत्कालिक चुनौती है। वाइल न्यूक्लियर नेगोशिएशंस, जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस है उसका क्या करना है? रिमेन अंडरवे, वो तो अभी बनी हुई है, अंडरवे, वो तो अभी जारी है, उस पर काम हो रहा है, इट इज अंडरवे, न्यूक्लियर नेगोशिएशंस आर अंडरवे। हिज बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, सबसे बड़ी रणनीतिक भूल क्या थी? वॉज हिज बिलीफ, उनका विश्वास, शेयर्ड बाय इजराइल, जो कि इजराइल भी शेयर कर रहा था, मतलब इजराइल का भी विश्वास था। क्या था? दैट देयर वाज अ मिलिट्री सोल्यूशन, कि एक मिलिट्री सोल्यूशन है, एक सैन्य समाधान है, टू द इरानियन न्यूक्लियर इशू, जो ईरान का न्यूक्लियर इशू है, परमाणु मुद्दा है, उसका एक मिलिट्री सोल्यूशन है। ये लग रहा था यूएसए और इजराइल को कि वो अपनी मिलिट्री पावर का यूज करके उनको डरा देंगे, उनको पीछे हटा देंगे। ये जो है उनकी बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, हिज बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया बिलीव, और बिलीव के लिए पास्ट पार्टिसिपल आ गया शेयर्ड, जिसको शेयर कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। एजेंट दिखाने के लिए पैसिव वॉइस में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो, नहीं प्रेपोजिशन यूज करते हो बाय। और ये बिलीफ है क्या? ये दैट क्लॉज बता रहा है कि देयर देखो एग्जिस्टेंशियल दे रही है, एग्जिस्टेंस बता रहा है कि एक मिलिट्री सोल्यूशन है, उनको ऐसा लग रहा था। किस चीज़ का है सोल्यूशन किस चीज़ का है ये बताने के लिए प्रेपोजिशन टू आती है कि जो इरानियन न्यूक्लियर इशू है उसका एक सोल्यूशन है, मिलिट्री सोल्यूशन, ये उनको लग रहा था। वॉशिंगटन अंडर एस्टिमेटेड, वॉशिंगटन यानी यूएसए की कैपिटल ने कम आंक लिया, कम समझ लिया ईरान के रिजॉल्व को। रिजॉल्व क्या होता है?
जब आप ठान लेते हो कि आपको एक चीज़ करके रहनी है, वो आपका रिजॉल्व होता है। रिजॉल्व एज अ वर्ब यूज हो सकता है, यहाँ पर ये नाउन है ईरान का रिजॉल्व, मतलब उनका निश्चय, उनका संकल्प, वो होता है रिजॉल्व। न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं ना, वो रेजोल्यूशन इसी से बना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो कुछ रिजॉल्व है, आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कुछ करने का। ही शोड ग्रेट रिजॉल्व इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, कठिन परिस्थितियों में उसने दृढ़ संकल्प दिखाया। माई रिजॉल्व टू सक्सीड विल नॉट वीकन, मेरा जो संकल्प है सफल होने का वो कमज़ोर नहीं होगा। तो ये होता है रिजॉल्व। एक तो वर्ब की तरह यूज़ करते हो, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हो, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हो। यहाँ पे रिजॉल्व नाउन है एक, कि उनका जो रिजॉल्व है ना उसको कम समझ लिया वॉशिंगटन ने, उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को कम समझ लिया कि वो कितने पावरफुल हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो आगे जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकते हैं, उनके ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस क्या क्या हैं, कि उनके पास कौन सी टेरिटरी है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और यूएस से और इजराइल के अटैक्स को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, कि उनका लैंड कितना पावरफुल है, ये सब को उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया। एज हेनरी किसिंजर, जो कि एक यूएसए के डिप्लोमेट थे, पुट इट, जैसा कि उन्होंने कहा था, द गोरिल्ला विंस इफ ही डज नॉट लूज, कि गोरिल्ला जीतता है अगर वो हारता नहीं है। तो गोरिल्ला कहने से यहाँ पे मतलब है कि जब दो लड़ रहे होते हैं नेशंस, तो उसमें से जो वीकर वाला होता है, जो वीक पार्टी होती है, तो जो वीक पार्टी का तरीका होता है कि वो सडन और सरप्राइज अटैक्स करते हैं और उनको बस क्या करना है, उनको सर्वाइव करना होता है। अगर वो सर्वाइव कर गए बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमी के आगे, अपोनेंट के आगे, तो बस यही उनकी जीत हो जाती है। तो जैसा कि उन्होंने कहा था हेनरी किसिंजर ने कि गोरिल्ला विंस इफ ही डज नॉट लूज। ईरान वन दिस वॉर, ईरान जीत गया इस युद्ध को, क्या करके, बाय नॉट लूजिंग वाइल द यूएस, कि ईरान तो जीत गया बस ना हार के, ईरान ने बस क्या किया है, अपने आप को हारने नहीं दिया है, ठीक है, और इसी में उसकी जीत हो गई। वाइल दूसरी तरफ क्या हुआ, यूएस से, कि मोस्ट पावरफुल कंट्री जिसको बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है, वो हार गया इस वॉर को, ठीक है, बाय क्या करके, फेलिंग टू अचीव इट्स गोल्स, कि जो उसके गोल्स थे उसको अचीव ना करने में, वो जो उनके लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने में विफल होने में, वो विफल होकर वो हार गया। विद द न्यूक्लियर टॉक्स सेट टू रिज्यूम, अब न्यूक्लियर की टॉक्स सेट है रिज्यूम होने के लिए, मतलब जो परमाणु के ऊपर बातचीत है वो फिर से शुरू हो रही हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, मिस्टर ट्रम्प फाइंड्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को पा रहे हैं इन अ वीकर पोजीशन, एक और भी कमज़ोर पोजीशन में पा रहे हैं टुडे। किससे कंपेयर करते हुए, किससे तुलना करते हुए वो ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है देन द वन, इस वन का मतलब क्या है, वो वाली पोजीशन जो बराक ओबामा ऑक्यूपाइड, जो पोजीशन बराक ओबामा ने ऑक्यूपाई करी थी, जो उनकी स्थिति थी, उस स्थिति से भी कमज़ोर स्थिति में मिस्टर ट्रंप अपने आप को आज पा रहे हैं। व्हेन ही हेल्ड टॉक्स, जब उन्होंने बातचीत करी ईरान के साथ 2013 और 15 में, मतलब जब बराक ओबामा ने 2013-15 में बात करी थी, जब वो उस जिस पोजीशन में थे ना, उससे कम पोजीशन में मिस्टर ट्रंप आज खुद को पा रहे हैं, कमज़ोर पोजीशन में। नेवरदलेस, फिर भी आगे जाके एडजंक्टिव एडवर्ब है, देखो ये आगे कनेक्ट करता है, पहले पैराग्राफ में क्या बोला गया उसको आगे वाले पैराग्राफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, कि इसके बावजूद क्या हो रहा है, द प्रोस्पेक्ट्स मतलब होता है संभावनाएं, कुछ फ्यूचर में होने वाला है उसकी संभावना को ही प्रोस्पेक्ट्स कहते हैं। फॉर अ नेगोशिएटेड आउटकम, कि एक आउटकम निकलेगा, बातचीत करेंगे, आर स्टिल रियल, वो अभी भी रियल है, एज ईरान अर्जेंटली नीड्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिलीफ, क्योंकि ईरान को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिलीफ की, आर्थिक राहत की उनको बहुत ज़रूरत है। इसलिए अभी भी बातचीत के, यानी जो आउटकम है ना, कि नेगोशिएशन करने के बाद जो आउटकम निकलेगा उसके प्रोस्पेक्ट्स अभी भी रियल हैं, अभी भी वास्तविक हैं, संभावनाएं हैं, अभी भी एक अच्छा पीसफुल आउटकम अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी ब्रोकन है, उनको फाइनेंशियल रिलीफ चाहिए। वन पोटेंशियल डिसरप्टर हावेवर, लेकिन एक पोटेंशियल यानी बहुत ही पावरफुल, जो बहुत कुछ कर सकता है, कुछ कर दिखाने का उसके अंदर दम है, उसको कहते हैं पोटेंशियल है वो चीज़, पोटेंशियल डिसरप्टर है। डिसरप्टर कहने से क्या मतलब है, एक बाधा डालने वाला
कोई भी चीज़ जो बाधा डाल दे, डिसरप्टर, जो कुछ परिवर्तन कर दे, विघ्न डाल दे बीच में, वो क्या है? हाउएवर, हालांकि ये भी एडजेक्टिव एडवर्ब भी है। कुड बी वो हो सकता है इजराइल। विच हैज सेड, जिसने कहा है, इट वुड नॉट विड्रॉ, कि वो विड्रॉ नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा, फ्रॉम ऑक्यूपाइड सदर्न लेबनन, जो उन्होंने लेबनन के एरिया को ऑक्यूपाई किया है उससे वो पीछे नहीं हटेगा। ईरान एंड द यूएस शुड रेन इन देयर रिस्पेक्टिव एलाइज, ईरान और यूएस को रेन इन कर देना चाहिए। रेन इन करने का मतलब होता है कंट्रोल कर देना। किसी चीज़ को भी आप कंट्रोल करते हो तो उसको रेन इन करना कहते हैं। जैसे द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेन इन इन्फ्लेशन, सरकार कोशिश कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने की। रेन इन योर एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, तो उनको रेन इन करना चाहिए। रिस्पेक्टिव मतलब है उन दोनों के अपने अपने, ईरान का हिजबुल्ला, यूएस का इजराइल, ये जो इनके एलाइज हैं, इनके सहयोगी हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। तेहरान शुड ऑल्सो टेक मेजर्स, तेहरान को भी कुछ कदम उठाने चाहिए, टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस, कि वो, ताकि वो इस प्रोसेस में कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर सके, इसमें कॉन्फिडेंस को डाल सके, विश्वास पैदा कर सके। तेहरान को ऐसा कुछ करना चाहिए इस पीस प्रोसेस के अंदर। इट हैज़ ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स डिटरेंस, यानी ईरान ने अब पहले से ही डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, दिखा दिया है अपने डिटरेंस को, कि कैसे वो एनिमी के अटैक्स को सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। ये उनका डिटरेंस है कि कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास अपनी प्रतिरोधक क्षमता है। वो कैसे दिखाया उन्होंने इसको? बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को शट डाउन करके उन्होंने ये कंट्रोल दिखाया कि आप अटैक करोगे, हम ये कर लेंगे, हमारे पास पावर है, हम खुद को डिफेंड करना जानते हैं। ये उन्होंने अपना डिटरेंस शो कर दिया है सबको। इट मस्ट नाउ री ओपन द वाटरवे, अब ये जो वाटरवे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इसको उसे अब खोल देना चाहिए। इन एक्सचेंज फॉर, किसके बदले में? द यूएस रिमूविंग इट्स ब्लॉकेड, यूएस अपने जो उन्होंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, जो नाकाबंदी की हुई है, ठीक है, जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, वो उनको यूएस जब हटा देगा तो फिर इसके बदले में उनको उस वाटरवे को रीओपन कर देना चाहिए। ईरान एंड द यूएस शुड रिमेन फोकस्ड ऑन डिप्लोमेसी, ईरान और यूएस को फोकस्ड होना चाहिए डिप्लोमेसी पे, मतलब बड़ी कूटनीति पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए अपना, प्यार से बातचीत करके, ठीक है, अपने मन मुटाव को ख़त्म करना चाहिए। रेजिस्ट पोटेंशियल इजरायली एफर्ट्स, और पोटेंशियल मतलब संभावित, जो कि हो सकते हैं, उनको रेजिस्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए। इजराइल के प्रयास जो हैं वो हो सकते हैं, क्या करने के प्रयास? सैबोटाज करने के। और सैबोटाज करने का मतलब है कि बीच में बाधा उत्पन्न कर देना और किसी चीज़ को पूरे तरीके से होने ना देना, ये होता है किसी चीज़ को सैबोटाज कर देना। जैसे मेरे कोवर्कर ने मेरे परफॉर्मेंस को सैबोटाज कर दिया, मतलब परफॉर्मेंस होने नहीं दिया। उसने नेगोशिएशंस को सैबोटाज कर दिया, नेगोशिएशन नहीं होने दिए। तो इजराइल के प्रयास हो सकते हैं इस प्रोसेस को सैबोटाज करने के, तो उनको रेजिस्ट करना चाहिए इस एफर्ट्स को। एंड वर्क टूवर्ड्स रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, और काम करना चाहिए क्या करने के लिए? स्थिरता को क्रिएट करने के लिए वेस्ट एशिया में, ठीक है। इनको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि वो किस तरीके से स्थिरता बहाल कर सकते हैं पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में। तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते, समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस होती हैं काफ़ी, और मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए एक है लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश, और यहाँ पर इस चैनल पर मैं क्या करता हूँ आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर तो इस चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लासेस, शेड्यूल, वीडियो प्रिपरेशन एक्सेट्रा। तो इस बीच में मैं दोनों ही चैनल्स पे वीडियोस अपलोड करता हूँ ऑन ऑल्टरनेट डेज, आप कह सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने इन दोनों चैनल्स पे ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ, एक दिन इस पे, एक दिन उस पे, फिर एक दिन गैप, फिर एक दिन इस पे, एक दिन उस पे गैप। तो इस तरीके से मैं इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। उसके अंदर स्पोकन इंग्लिश के ऊपर हमारा फोकस रहता है। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।